नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठी का जो दूसरी बुक है हमारे पास में, हमारे अतीत, इसका हम पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं। जो ये हमारे अतीत है, आप सबको पता है कि जो बीता हुआ टाइम होता है उसे अतीत कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आप जैसे 6th क्लास में पढ़ के आए हो या फिर 5th क्लास में पढ़े, हम अतीत के बारे में जानेंगे। हमारा पहला पाठ है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी कि जो हमारी शुरुआत थी वो वहाँ पर क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ पे हुआ और कैसे हुआ। तो इस सब का पता लगाने के लिए हम क्या है, रेडियो सुन सकते हैं जो अभी कुछ समय पहले घटित हुआ है। वह हम टेलीविज़न देखकर भी जान सकते हैं, अखबार पढ़ के भी कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत वर्षों पहले हो चुका है उसके बारे में हम नहीं जान सकते। ये इसी तरह का सवाल है जो राशिदा करती है। अब हम पढ़ते हैं अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। देखो कि वो लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और जो शिकारी थे और पशुपालक थे, कृषक थे, शासक थे, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में हम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। यानी हम जो हमारा अतीत है उसके बारे में हम इन सब बातों के बारे में कैसे जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। उस समय आप ही की तरह जो बच्चे थे वो कौन से खेल खेलते थे, कैसी कहानियाँ सुनते थे और कौन से नाटक देखते थे। अब देखो सबसे पहले ये है कि लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्षों पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। ठीक है, कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी है। ठीक है, यहाँ पर क्या थे कि कुछ कुशल संग्राहक रहते थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। देखो संग्राहक का मतलब है जो संग्रह करे, सामानों को इकट्ठा करे। वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। और ये जानवरों का आखेट या शिकार भी करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, क्योंकि पहले के समय में लोग शिकार करके ही अपने पेट को पालते थे। देखो अब हमने बात की थी नर्मदा नदी की। ये मानचित्र दिया है, इसमें हम देखेंगे कि नर्मदा नदी कहाँ पर है। देखिए ये रही नर्मदा नदी। अगर आपने 5वीं कक्षा में भारत के सभी राज्यों के बारे में जान चुके हैं कि भारत के नक्शे में, मानचित्र में राज्य कहाँ कहाँ है, तो ये नर्मदा नदी हमारी आती है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, और ये यहाँ से होती हुई, गुजरात से होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। तो ये नर्मदा नदी है, इसके किनारे पर लोग आरंभ में रहते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओगे। अब ये है पहाड़ियाँ, ये कहाँ पर है, ये देखिए। आप सब जानते हैं कि ये हमारा है उत्तर, ये हमारा है दक्षिण, ये हमारा है पूर्व, और यहाँ हमारा आ जाता है पश्चिम। तो जो ये पहाड़ियाँ हैं ये क्या है, उत्तर और पश्चिम की पहाड़ियाँ। तो ये यहाँ रही किरथर और यहाँ रही ये सुलेमान पहाड़ियाँ। मानचित्र भी आपको भरना आना चाहिए। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। यानी कि जो गेहूं हम अब खाते हैं वो, और जो जौ की फसल है वो सबसे पहले उत्तर और पश्चिम के अंदर जो ये किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर लोगों ने उगाना शुरू किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। पालतू का मतलब होता है अपने घर के अंदर उनको पालना। और ये लोग गांवों में रहते थे, यानी गांव बसाकर भी ये रहने लग गए थे। ये चीज़ बताइए हमें सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में। अब ये कह रहे हैं कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब देखिए ये उत्तर पूर्व यहाँ पर है, यहाँ है हमारी, ये रही गारो की पहाड़ियाँ। ठीक है, और विंध्य पहाड़ियाँ हमारी
मध्य में आती है। ये रही, ये हमारी है विंध्य पहाड़ियाँ, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर आती है। और ये हमारी है गारो की पहाड़ियाँ। ये भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कृषि का विकास हुआ और यहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य उत्तर में स्थित है, यानी गेहूं और जौ तो हमें सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में थे और चावल थे वह गारो व विंध्य की पहाड़ियों के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में। सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं? उन्हें जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, यानी कि एक बड़ी नदी बह रही है, आसपास की जो नदियाँ हैं छोटी वह जाकर जब एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं तो जो मिलने वाली नदियाँ हैं वो उस नदी की सहायक नदी कहलाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे पर कुछ नगरों का विकास हुआ और गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। देखो इसी में हम मानचित्र में ही हम देखेंगे गंगा नदी कहाँ है, तो ये रही हमारी गंगा नदी। ठीक है, क्यों होता था मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे पर? क्योंकि मानव को रहने के लिए स्थान और जीने के लिए सबसे अधिक पानी की ज़रूरत होती थी, इसलिए ज़्यादातर जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ वह सब नदियों के किनारे ही हुआ है। अब गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी के बारे में जानेंगे। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान में क्या है, बिहार में इस नाम से जाना जाता है। इसके बहुत से शासक थे, वह शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। देखो यहाँ पर हम मानचित्र में देखेंगे, मैंने आपको कहा यदि आपको राज्य बनने आते हैं तो सबसे अच्छी बात है। ये देखिए यहाँ पर जो गंगा नदी है, ये यहाँ पर हमारे आता है बिहार क्षेत्र। ठीक है, बिहार राज्य, और यहाँ क्या था, मगध राज्य था। ठीक है, गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र हो गया है। और यहाँ पर क्या थे कि लोगों ने नगरों बनाकर रहना शुरुआत कर दी थी। ठीक है, यहाँ पर लोग नगर यानी एक शहर गांव सा बनाकर रहने लग गए थे और एक विशाल राज्य की स्थापना कर दी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से में दूसरे हिस्से तक यात्रा की, यानी वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। और कभी कभी जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों के कारण यात्रा क्या होती थी, जोखिम भरी थी, यानी इन स्थानों पर चलने के लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए ये लोग काम की तलाश में कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। प्राकृतिक आपदा का मतलब है जो प्रकृति से, यानी बारिश का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, भूकंप का आ जाना, ऐसी आपदा यानी मुश्किल की घड़ी आ जाना, उसके कारण क्या थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। जैसे वर्तमान में हमारे जो कोरोना की बीमारी आई है वो भी एक प्रकार की क्या है, आपदा ही है। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में और जहाज में भी जाते थे, एक स्थान से दूसरे गांव में। और कुछ लोग नए रोचक स्थानों को जोड़ने में उत्सुकतावश भी यात्राएं करते थे। इससे क्या होता था, लोगों का आदान प्रदान होता था। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप अपनी किताब में भी साथ में पढ़ना, अगला हम अगली क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।